इसकी शॉर्ट समरी दी जा रही है यहाँ पे, है ना। देखो पहले तो आता है राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किस तरह से इंडिया में ब्रिटिश वाले आए, किस तरह से वो लोगों ने चीजें की और क्यों। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में कि क्योंकि 8 तक तो ऑलरेडी थोड़ी बहुत चीजें क्लियर है तुम लोग के पास, है ना। तो ये आता है कि हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में ना ये सोच रहे होंगे कि क्यों यहाँ पे ब्रिटिश वाले आए, क्यों आने किसने दिया, क्यों आए तो इतना सारा लूट कैसे लिया। और ऐसा नहीं है, ठीक है, कि पहला ब्रिटिश ही आए थे, ब्रिटिश के पहले कोई नहीं आया था, ठीक है। इंडिया वाज अ लग्जरियस कंट्री, पहले बहुत ज्यादा लग्जरी, एकदम मतलब एकदम अमीर लोग की, सेठ लोगों की कंट्री थी ये। और अब एक मुकेश अंबानी वजह, है ना। तो ये सारी चीजें चल रही थी। फिर आता है सबसे पहले शुरू कहाँ से होती है कहानी, ठीक है। तो कहानी शुरू यहाँ से होती है कि हमारी इंडिया जो थी ना बहुत लोगों से ट्रेड करती थी, मतलब कोई एक इंसान नहीं था उसके पास, बहुत सारे लोग थे, ठीक है। इंडिया बहुत सारे कंट्री से ट्रेड करती थी। उसका ट्रेड का सबसे पहला कारण था स्पाइसेस, उसके बाद आता है सिल्क, है ना, क्लोथ्स, ये सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस थी। सबसे ज्यादा था तो स्पाइसेस, यहाँ के मसाले, है ना, बहुत वर्ल्ड फेमस थे, ठीक है। और बाकी सब आउट ऑफ इंडिया की जितनी चीजें है ना, वो लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ चीजें नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया देखा जाए तो मतलब नॉनवेज पर्सन हमको पीपल ज्यादा मिलेंगे। तो वो लोग ना उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए, क्योंकि वो एकदम बिजी कंट्रीज है ना, हर सब लोग जॉब पे जाते हैं, इतना टाइम है नहीं, तो वो लोग जो फ्लैश होते हैं ना, फिर मांस वास ये सबको प्रिजर्व करके रखते हैं। थोड़ा प्रिजर्व करके रखना यानी हाँ, ठीक है, थोड़ा सा हाँ थोड़े टाइम तक चले ऐसा प्रिजर्व करके रखते थे। तो उसपे नमक लगाना, मिर्ची लगाना, हल्दी लगाना, तो ये सब चीजें आती कहाँ से हैं, इंडिया से, ठीक है। अब हुआ ये कि इंडिया ना सबसे ट्रेड करती थी, सबसे, लेकिन इंडिया के पास जब सबसे ट्रेड कर रही थी तो प्रोड्यूस से भी कर रही थी। किससे कर रही थी? अब इन लोगों से जब ट्रेड कर रही थी ना, तो इन लोग बहुत स्पाइसेस लेते थे हमसे। क्या लेते थे? अब स्पाइसेस लेने में हुआ ये कि इतने सारे स्पाइसेस वो हमसे लेते थे, हम लोग देते थे। लेकिन एक दिन अचानक से उनकी लड़ाई हो गई टर्की मुस्लिम से। किससे? टर्की मुस्लिम। अब उनसे लड़ाई हुई तो उन्होंने ना जो रूट था इंडिया से प्रोड्यूस के आने जाने का, वो क्या कर दिया, उसके बीच में आके एक जगह आती है कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, वहां पे उन लोग ने अपना मत बोल सकते हैं अड्डा जमा लिया, ठीक है। अब इतनी हिम्मत प्रोड्यूस वालों की थी नहीं कि क्रॉस करके जाएं, और इंडिया को मतलब नहीं था। अब ऑब्वियस ही बात है, जिसके पास हजारों कस्टमर होंगे उसको अगर एक कस्टमर नहीं भी आएगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इंडिया को फर्क नहीं पड़ता था, तू आना है तो आ, नहीं तो मैं घर रहे। तो इंडिया से उन लोग का रिलेशन ठीक ठाक था, लेकिन फिर हुआ ये कि टर्की मुस्लिम्स ने इन लोग का रास्ता वास्ता बंद कर दिया। अब ठीक है, कुछ दिन तक जो चला, ठीक है, कोई बात नहीं चला, थोड़े दिन तक चला कि ठीक है चलेगा, है ना। लेकिन सडनली इन लोग को ऐसा लगा कि कब तक ये सारी चीजें तो चलते हैं, जैसे अभी जो वॉर चल रहा है ना, ये तो चल ही रहा है, इसके लिए कोई अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर देगा क्या? आप किसी को पता है कि एंड डेट क्या है? पता है? नहीं पता। तो वैसे ही नहीं पता था कि इन लोगों की लड़ाई कब तक चलेगी, कब तक यही सब चलता रहेगा। तो जो यहाँ के प्रिंस थे, प्रिंस हैरनी, उन्होंने बोला, जो प्रोड्यूस के किंग थे, उन्होंने बोला कि जो भी डिस्कवर करेगा न्यू सी रूट टू इंडिया, उसको मैं क्या दूंगा? प्राइज दूंगा, ठीक है। अब इंडिया वाले जैसे कि चलते कहीं पे फ्री सुनते हैं तो रुक जाते हैं ना, वैसे ही वो लोग भी रुक जाते थे, ठीक है। मतलब प्राइस सुन के उनको भी लगा कि वो प्राइस मिलेगा, तो बहुत सारे लोग निकले, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, लैंड रूट तो बंद, एयरवेज का कोई प्लान नहीं इनका, तो क्या बचा? सी रूट। उन लोग ने खोजने गए, ठीक है, दे स्टार्टेड फाइंडिंग सी रूट। जब उन लोग है ना सी रूट ढूंढने निकले ना, तो उनको बहुत सारे लोग निकले, कोई एक जन नहीं निकला, ठीक है। पर कोई कहीं जाके पहुंच गया, कोई कहीं जाके पहुंच गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। लास्ट में इंडिया तक पहुंचने वाले एक इंसान थे, उनका नाम था वास्को डी गामा, ठीक है। क्या नाम था? हाँ, ठीक है। अब वास्को डी गामा को
मिल गया इंडिया। अब वो जैसे ही इंडिया पे कदम रखे, वो पहला कदम उन्होंने एक जगह पे रखा था, उसका नाम था कैलिकट। क्या नाम था? इंडिया में वो आए। अब इंडिया के लोग फूले ना समाये, ठीक है। अब इंडिया के लोग को लगा, ओह आउट ऑफ इंडिया का, वो भी हमारे इंडिया में, ओहो, ठीक है। उतनी खुशी हुई जितना आउट ऑफ इंडिया की लड़की को देख के हमारे इंडिया में हो जाता है ना। अच्छा आउट ऑफ इंडिया की, ठीक है, वैसे उनको देख के हो गया हमारे इंडिया में। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, अब तक जो ट्रेड चल रहा था उसकी वजह से कोई यहाँ पे जल्दी आता भी था, तो ठीक है, वहां से आए तो यहाँ पे लोगों ने इतना उनका इस्तकबाल कर दिया, इतना ज्यादा उनकी खातिरदारी कर दी कि उनका मन हुआ कि वहां पे क्या प्राइज लेने जाऊंगा, फूटी कौड़ी प्राइज में मिलेगी, इससे अच्छा यहाँ पे मैं कमा लूंगा, यहाँ पे मैं कमा लूंगा उससे ज्यादा जितना वो प्राइस देगा, है ना। वो प्रिंस हैर्निंग, वो मुझे क्या ही प्राइस देगा। क्योंकि वहां यहाँ पे आए ना तो इंडिया वालों ने खूब सारा इनका इस्तकबाल किया। कभी कोई खाना खिलाता था, कभी कोई खाना खिलाता था। वो हमारे इंडिया में है ना, अतिथि देवो भव, वही चलता था यहाँ पे। मस्त खाना वाना खिलाते थे, रखते थे, उनका मन लग गया यहाँ पे, है ना, यहीं पे रहने लगे। धीरे धीरे करके ना वो प्रोड्यूस के और लोगों को भी बुलाने लगे। वहां पे इंफॉर्मेशन गई कि ओ हमको रास्ता मिल गया है, तो इन लोग बोले अब सिर्फ मसाले नहीं ले जाएंगे, अब सब कुछ ले जाएंगे, बस इंडियंस को छोड़ के, ठीक है। अब सारी चीजें तो ठीक थी। कितने इयर्स तक इन्होंने हम पे राज किया? 100। कितना? 100 इयर्स तक एनिवर्सरी बना के गए वो हमारे यहाँ पे, ठीक है। 100 साल तक रहे वो हम पे, यहाँ पे राज किए। यहाँ की चीजें इन लोग यहाँ सब कुछ जान गए थे। एक्चुअली में उनको पता था यहाँ पे ट्रेड सेंटर कहाँ पे बिठाना है, कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। लेकिन वहीं पे ब्रिटिश की एंट्री हुई। किसकी हुई? ब्रिटिश। एकदम ब्रिटिश की एंट्री नहीं होगी, बीच में अलग अलग भी आए, मतलब कोई आया, लेकिन हाँ जैसे कि मान लो हाँ डेनमार्क से आए, सब अलग अलग जगह से लोग आए, ठीक है। पर वो सारे लोग ना इतने टाइम पीरियड तक यहाँ पे टिक पाए, है ना, क्योंकि उन्होंने रिस्क नहीं उठाया। वो बोलते हैं ना रिस्क उठा नाम बना, ठीक है। ये लोग ना रिस्क नहीं उठा पाए, 100 साल तक यही रुके थे। उसके बाद आए तगड़े में ब्रिटिश। कौन आया? ब्रिटिश। अब जब ब्रिटिश का अराइवल हुआ तब आया ट्विस्ट, है ना। अब देखो, इसलिए बोलते हैं कि किसी को देख के फिसलना नहीं चाहिए। जब ब्रिटिश आई तो पता है जो ब्रिटिश की क्वीन एलिजाबेथ थी, है ना, वो आई। वो पहले मीटअप किससे की? किससे मीटअप किया उन्होंने? जहांगीर से। किससे मीटअप किया? जहांगीर से। अब जहांगीर एकदम खुश, क्वीन एलिजाबेथ वैसे ही सुंदर नहीं देखा, ऐसा है कुछ नहीं है। जो क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने आके बोला कि हम लोग अपना ट्रेड सेंटर यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं, है ना, क्या आप हमें परमिट देते हो, आप हमें परमिशन दे रहे हो? तो वैसे ही जहांगीर को कोई मतलब इतना था नहीं, ठीक है। वो अच्छा मुगल था बट इतना भी अच्छा नहीं। अगर जैसे अकबर जैसा एकदम, अकबर भी कौन सा अच्छा था, ठीक है। चलो अब ब्रिटिश आया तो ब्रिटिश ने क्वीन एलिजाबेथ ने अपना ट्रेड सेंटर पहली बार कहाँ पे लाया? कोलकाता में। कहाँ पे? फिर उन्होंने अपना फोर्ट कोची जो है सूरत में, वहां पे भी बनाया। ऐसे करके धीरे धीरे वो लोग रहने लगे, ठीक है। ये हुआ डिस्कवरी ऑफ सी रूट, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। ये दोनों पता चला। अराइवल ऑफ यूरोपियंस के बाद हुआ था हमारा अराइवल ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। किसका हुआ था? अराइवल ऑफ ब्रिटिश। लेकिन ब्रिटिश की किस्मत खराब थी। पहली बार में वो जब कोलकाता गए, कैलिकट गए, तो कैलिकट में उस टाइम पे जो वहां के नवाब थे, है ना, सॉरी हाँ बंगाल, ठीक है। तो वहां पे बंगाल के जो नवाब थे वो थोड़े बहुत मतलब ऐसे हाँ इम्पल्सिव नेचर, मतलब एकदम चिड़चिड़ा जाना, तुरंत गुस्सा हो जाना है, वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर वाले लोग होते हैं ना, वैसे थे ये। अब नवाब ऑफ बंगाल बड़े शॉर्ट टेम्पर के इंसान, उनको बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई उनके परमिशन के बिना कुछ करे, उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। लेकिन ब्रिटिश आए, डॉट डाया बन के उन्होंने क्या किया,
अपना फोर्ट बनाया, है ना, और फोर्ट फाइट करवा दिया उसको, ठीक है। फोर्ट फाइट कराना यानी ऐसे घिरवा दिया, ठीक है। अब ये बात उड़ती उड़ती चली किसके पास, नवाब के पास। मतलब उनके संगी साथियों ने बता दिया कि अरे नवाब ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा। नवाब को आया गुस्सा, वह मुझसे पूछे बिना कि क्यों गया, ठीक है। नवाब ने अपने आर्मी को भेजा, अपने ट्रुप ऑफ आर्मी भेजा और वहां पे बोला कि जाके तोड़ दो। अब देखो उस टाइम पे ब्रिटिश ना कुछ इतना रुतबा नहीं था उनका, ठीक है। तो नवाब ऑफ बंगाल से भिड़ने की औकात भी नहीं थी, ठीक है। वैसे ही जैसे कि अब इनको ब्रिटिश वालों को भी खूब गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो क्या, टीचर पनिशमेंट देती है तो बच्चे क्या खाली कुन्नस निकाल के छोड़ देते हैं, बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगी, है ना। तो वैसे इनका भी चल रहा था। ब्रिटिश वाले सोच रहे कि इसको तो बाद में देख लेंगे, है ना। अब ब्रिटिश वो जो आर्मी वाले थे उन्होंने आए, पूरा फोर्ट वॉर्ट की ऐसी तैसी की और चले गए। अब सोचो तुमने इतने मेहनत से बनाया हो, ब्रिटिश सब हटा दो, तुमने इतने मेहनत से कोई चीज बनाया और अचानक से कोई आए और तोड़ के चले जाए, कितना गुस्सा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा कि भाई ये क्या है, तोड़ क्यों दिया, है ना। तो वैसे ही इनका भी चल रहा था। अब उन लोग ने तोड़ तो दिया, तो ब्रिटिश कुछ कर सकती नहीं थी। तो ब्रिटिश ने बोला कि अब हम लोग क्या करें, ठीक है। तो उन्होंने किया बैटल ऑफ बक्सर। अभी नहीं, तुम लोग छूट गए इतनी जल्दी, रीड करो तब तक मैं आ रही हूँ, ठीक है। ठीक है, पहले आया इनके पास बैटल ऑफ प्लासी। इसका नाम बैटल ऑफ प्लासी इसलिए रखा गया क्योंकि ये हुआ क्या, कहाँ पे था, प्लासी नाम के एक गांव में, ठीक है। प्लासी नाम के एक गांव में, इसीलिए इसको रख दिया बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी में इन लोगों को पता था कि नवाब से टकराने की इनकी हिम्मत नहीं होगी, तो इन लोगों ने सबसे करीबी इंसान को ढूंढा जो नवाब के एकदम करीब हो, जिसका नाम था मीर जाफर, ठीक है। उन्होंने बुलाया मीर जाफर को, बोला देखो तुम जब तक नवाब के पास जिंदगी भर क्यों ना काम करो, तुम क्या रहोगे, एक उनके एक कमांडर ही रहोगे या चीफ ही बन के रह जाओगे, ठीक है। पर अगर तुम हमारे साथ हैंडशेक कर लेते हो तो हम तुम्हें क्या बना देंगे, नवाब ऑफ बंगाल। अब कौन लालची नहीं है, दुनिया में सब लालची है। इन्होंने कर दिया, इन्होंने बोला ओके, ठीक है। अब दोनों मिले, फाइट का टाइम डिसाइड हुआ, सब कुछ डिसाइड हुआ एकदम, है ना। लेकिन जैसे ही बैटल में पहुंचे, ये लड़ाई वड़ाई जैसे ही ग्राउंड में पहुंचे, वैसे ही मीर जाफर पलट गया और नवाब के ही लोगों को मारने लगे। फिर आर्मी भी थोड़ी बहुत पलट गई, ऐसी चीजें खत्म हुई और उसमें जो हमारे नवाब थे वो मार दिए गए, ठीक है। खत्म हो जाता है यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी। इसके बाद जो मीर जाफर थे उनको राजा बना दिया गया, मीर जाफर को राजा बना दिया गया, मस्त आराम से रहने लगे। लेकिन वो एक पपेट राजा था, क्या था, पपेट राजा यानी वो कठपुतली राजा था, ठीक है। उसको जितना उतना ही करता था जितना कहो, बाकी खाली अंगूर खाता था, ठीक है, और मदिरा पान करके पड़ा रहता था और उसके पास कोई काम वाम नहीं था। मतलब उसको अपने हिसाब से वो कोई भी डिसीजन ले सकता नहीं था, इतनी पावर उसके पास नहीं थी। बता दिया गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। बैटल ऑफ प्लासी में उन लोगों ने, उनको फिर ऐसा लगा ना कि ये मीर जाफर अच्छे से काम नहीं कर रहा और ये अच्छे से टैक्स भी हमको नहीं देता लोगों से कलेक्ट करके, और ये अच्छा काम वाम कुछ नहीं आता इसको, तो इन लोगों ने क्या किया, मीर जाफर को रिप्लेस कर दिया। मीर जाफर को किससे रिप्लेस किया, मीर काजिम से। मीर काजिम को बना दिया राजा और मीर जाफर को हटा दिया। और मीर जाफर को बहुत गुस्सा आया कि बे ना घर का रहा ना घाट का, कम से कम नवाब रहता तो मैं कमांड तो रहता, चीफ कमांड तो रहता, इससे ऐसे तो तुमने राजा से हटा दिया। फिर मीर काजिम ना अपने मन की चीजें करने लगा। क्या करने लगा, मन की, मतलब ठीक है वो इतना नहीं सुनता था, इतना पपेट राजा नहीं था। तो इन लोगों ने फिर क्या किया, मीर जाफर को फिर से, मीर काजिम को फिर से हटा दिया और मीर जाफर को फिर से बना दिया। अब दोनों को गुस्सा आ गया, एक ने बोला यार क्या है ये, कभी भी हटाते हैं कभी भी बना देते हैं। मीर काजिम ने बोला
यार मुझे अब हटा दिया, उसको बना दिया, अब फिर से वो अच्छा हो गया। ठीक है, यही सारी चीजें मतलब क्लैशेस चल रही थी, दोनों ही गुस्सा, दोनों में से घर के ना घाट के दोनों। फिर हुआ ये, दोनों ने मिलके किया बैटल ऑफ, ये हुआ था बक्सर में। बक्सर एक जिला है, पता है ना कहाँ पे? बिहार में। देखो बिहार में एक जगह है ना बक्सर, ठीक है, कोई गाना नहीं है ना उसके ऊपर, गाना भी मत, चलो बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर एक मतलब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ये बैटल कहाँ पे हुआ था? बक्सर में, इसके वजह से इसका नाम रख दिया गया बैटल ऑफ बक्सर। अब इसका नाम बैटल ऑफ बक्सर रख दिया गया और इसमें ना 3 जन थे पार्टनरशिप में। कौन कौन? एक तो मीर काजिम जिसको हटाया था, मीर जाफर जिसको बनाया था, और नवाब ऑफ अवध, क्योंकि ब्रिटिश ने उनको भी अच्छा खासा एक्सप्लॉइट किया था, है ना। तो अब तीनों को लपेटे में लिया था, तो तीनों ने अपनी खुद की टीम बनाई और तीनों लड़ने के लिए ब्रिटिश की तरफ चल दिए। लेकिन अब तीनों के तीनों वैसे ही बहुत ज्यादा इन लोग के पास थोड़ी पावर होगी, है ना। अब ब्रिटिश से कंपेयर तो नहीं कर सकते। तीनों मिले तो भी तीनों ने बैटल ऑफ बक्सर में पार्ट लिया, तीनों लड़े, पर तीनों की तीनों जो हाथ में था वो भी चला गया। ठीक है, इनके पास कुछ भी रहा, भिखारी हो गए। ठीक है, अब ब्रिटिश वाले दिन दिन पे दिन देख रहे हो किस तरह एक्सपांड हो रहे हैं भाई, बढ़ते ही जा रहे हैं। कहाँ एज अ गेस्ट आए थे और कहाँ पे इतना सारी चीजें करने लगे। एक्सपांशन ऑफ कंपनी रूल, अब धीरे धीरे कंपनी रूल एक्सपांड हुआ। ठीक है, अब ब्रिटिश को पता चल चुका था कि ये लोग सबसे लड़ रहे थे, सबसे, मुगल से, मराठास से, ठीक है, राजपूतों से, सबसे लड़ रहे थे और सबसे जीत भी रहे थे, है ना। क्योंकि इनका एक ही रूल था, 2 के बीच में लड़ाई करा और जगह अपनी बनाओ। 2 के बीच में लड़ाई करा और खुद की जगह बनाओ। वो लाए सब्सिडी अलायंस सिस्टम। क्या लाए? जिसको स्वीट पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है। अब मैम इसको स्वीट पॉइजन क्यों कहा जाता है? स्वीट पॉइजन इसलिए क्योंकि ये मीठा जहर है, धीरे धीरे करके मारता है। मतलब उन्होंने कुछ किया भी नहीं और बहुत कुछ कर भी लिया। उन्होंने बोला सब्सिडी अलायंस सिस्टम में कि हमारे ग्रुप का एक इंसान तुम्हारे आर्मी में नहीं, तुम्हारे दरबार में बैठेगा। दरबार में बैठने का मतलब कोई तुम्हें बोले कि मेरा बेटा है ना तुम्हारे घर में रहेगा, मतलब तुम्हारे घर की हर एक चीज उसको पता होगी, वो जाके बताएगा। ऐसे हर एक के घर में, हर एक के दरबार में बिठा दिया। ठीक है, कि सबके असेंबली में एक इंसान किसका रहेगा? ब्रिटिश का। ये सारा चीज किस तक पहुंचेगा? ब्रिटिश तक। अब बहुत सारा ने देखा भी होगा, वो झांसी की रानी में देखा होगा तुमने, अकबर में देखा होगा, एक ब्रिटिश का इंसान बैठता है, देखा है? सीरियल नहीं देखते तुम लोग? हाँ, तुम लोग तो वो धुरंधर वाले हो ना, है ना। चलो ठीक है, तो अब उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई भी ना, कोई दो जन हमारे बिना परमिशन के आपस में लड़ाई करेंगे। ये तो वही बात हुई, पापा ने बोला दादी और मम्मी साथ में लड़ाई कर सकती नहीं है जब तक मुझसे ना पूछे। ऐसा कभी हो सकता है क्या? पर इन लोग ने ऐसा बोला। फिर इन्होंने बोला कि हमारे आर्मी का खर्चा भी कौन उठाएगा? तुम लोग। ठीक है, और तुम्हारे पास किसकी आर्मी रहेगी? हमारी। अब ये लोग धीरे धीरे क्या कर रहे थे? सबको अपने अंडर में ले रहे थे। और उन्होंने ये भी बोला कि कोई भी फॉरेनर हमारे अलावा अलाउड इंडिया में होगा नहीं, क्योंकि उनको डर था कि यूरोपियन को भगा के हम आए, कहीं हमको भी भगा के कोई तीसरा ना आ जाए। ठीक है, तो इसलिए ये सारे रूल रेगुलेशन उन्होंने बनाया। अब जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ना, उससे क्या हो रही थी? वॉर। और वॉर में यही लोग जीत रहे थे क्योंकि इन लोग के पास पावर हो गई थी। ठीक है, इसीलिए स्वीट पॉइजन धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होना चालू हो गया। यहीं पे आए टीपू सुल्तान। ठीक है, इन सब से, गुरखास से, बहुतों से लड़ाई हुई ब्रिटिश की, सबको उन लोगों ने हराया बीच बीच में। क्योंकि देखो रियल में पावर की बात नहीं कर सकते, लेकिन एक अकेला इंसान पूरे ग्रुप को हरा सकता नहीं है, चाहे वो कितना भी
पावरफुल क्यों ना हो, है ना। तो अब इन लोग के पास पूरी ग्रुप थी और इन लोग के पास नहीं थी, दिक्कतें बढ़ रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे करके सबने एक्सेप्ट किया, थोड़े बहुत को छोड़ के सबने, और जो एक्सेप्ट नहीं करा तो उसको फोर्सफुली एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। ऐसे ही इनका कंपनी रूल जो हुआ एक्सपांड हुआ, धीरे धीरे बढ़ता ही गया। ऐसी कोई भी स्टेट नहीं जहां पे ये लोग का मान ना हो कि हाँ ठीक है मान लो, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर किसी का हायर नहीं हुआ, मतलब किसी का पुत्र नहीं पैदा हुआ, किसी का बेटा नहीं हुआ, तो उसको हैंडओवर कौन कर लेगा? ब्रिटिश, ठीक है। यही सेम चीज आप लोग ने रानी लक्ष्मीबाई में देखा होगा। उनका कोई बेटा नहीं था तो उन्होंने दामोदर दास को बेटा बनाया था, तो क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी झांसी किसी और के हाथ में जाए। ऐसे ही चीजें हुई धीरे धीरे। फिर डलहौजी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन आया। अब पता है ये क्या पॉलिसी थी? क्या मतलब क्या डलहौजी ऐसा था कि कैसे मतलब स्टेट पे कब्जा करने की अलग अलग तरीकों से। हाँ, इनकी अलग अलग पॉलिसी थी, है ना, कि किस तरह से अपनी जगह बनाई जाए, ठीक है, किस तरह से एक्सपांड किया जाए और भी ज्यादा कंपनी रूल को, ठीक है। फिर अब इन्होंने बोला कि एनेक्सेशन बाय वॉर, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग कब्जा कर सकते हैं वॉर करके, क्या करके? लड़ाई करो और कब्जा करो। फिर ड्यू टू द किंग डाइंग विदाउट हायर, कोई भी बेटे के बिना अगर राजा मर जाता है तो स्टेट किसका? हमारा। एनेक्सेशन ऑफ प्रिटेक्स ऑफ द मिसमैनेजमेंट, अगर आपके पास कोई भी मिसमैनेजमेंट है, आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आप खुद ही लड़ाई हो रही है, कोई खुश नहीं है आपके प्रजा में, ठीक है, तो हम हैंड ओवर कर लेंगे। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप लोग अच्छे से डेप्ट जो भी टैक्स है, जो कर्जे हैं वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कौन ले लेगा इसको? हम लोग ले लेंगे, ठीक है। फिर इन लोग ने बोला कि अगर किसी ने भी सिर्फ नेम शेक के लिए रूल बनाया हुआ है, ठीक है चलो हाँ ठीक है ना, नाम के लिए चल रहा है कि हाँ ठीक है ये रूल वो रूल ऐसे चल रहा है बस नाम के लिए, तो ये सारी जो हम लोग उसको हैंडओवर कौन कर लेगा? ब्रिटिश। ऐसी सारी चीजें इन लोग ने बोला। और आप देखो, आप लोग में तो कंट्रीज भी आ रहे, सॉरी स्टेट भी लिखे हैं कि कौन कौन से स्टेट को, कौन कौन सी जगह को इन लोगों ने कौन से तरीके से हैंडओवर किया था, ठीक है। ऐसे ही करके इन लोग आगे बढ़े। फिर आता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कंपनी एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ कंपनी। सोशल इम्पैक्ट क्या था इन लोगों का और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था इनका, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट में अगर बोला जाए तो सोशल इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे ये हुआ था कि हमारी कंट्री में जब ब्रिटिश आई थी ना, तो देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और